नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसका आज ये 5वां अध्याय है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, बहुत सारे तथ्य बताए थे और बहुत सारा लेक्चर दिया था। और मैंने साथ में यह भी कहा था कि जो भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से संबंधित जो हमारा चैप्टर है, उसमें कई सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और मैं नहीं चाहता कि आप पे कोई सा भी क्वेश्चन छूटे। इस कारण से मैंने क्या किया, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बाँट लिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में मैंने इस वाले टॉपिक को मैंने बाँटा है। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट वाले पार्ट को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से संबंधित जो टॉपिक हमारे अभी आगे के हैं, वो रह गए थे। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो कल का जो मैंने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, वो लास्ट टॉपिक क्या था? 1680 ईस्वी में औरंगज़ेब का फरमान। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है, साल 1688 ईस्वी में एक घटना घटती है इंग्लैंड में, जिसको बोला जाता है 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति। इसमें क्या होता है, जेम्स द्वितीय की हो जाती है हार। इस समय जो वहाँ के राजा होते हैं इंग्लैंड के, कौन? जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय को तो मैंने आपको पहले भी कई बार, जो पिछली वाली वीडियो है उसमें कई बार रिपीट हुआ है जेम्स द्वितीय। तो आप उस वीडियो में जाके देखिए, आपको पता लगेगा। तो जेम्स द्वितीय इस समय इंग्लैंड का राजा होता है, उसकी हो जाती है हार। कब? 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति में। अब देखिए, जो नया राजा बनता है, इसकी जगह वो कौन बनता है? विलियम द्वितीय और उसकी बीवी मेरी संयुक्त रूप से। याद रखना दोस्तों, विलियम तृतीय और उसकी बीवी बनती है मेरी संयुक्त रूप से। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति के बाद सम्राट जेम्स द्वितीय की हार हो जाती है और नया राजा बनता है विलियम तृतीय और उसकी बीवी मेरी संयुक्त रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण घटना इस समय क्या घटती है, इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। कब से? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति से संसद की, वहाँ इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। और जो वहाँ पर जो सत्ता में जो पार्टी आती है, वो कौन सी आती है? हिंग पार्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जब 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, तो उस दौरान इंग्लैंड में जो संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी, तो कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? ह्विंग पार्टी। और आपको ये याद रखना है, विलियम तृतीय और उसकी बीवी मेरी संयुक्त रूप से शासक बने थे। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई है। अब ये लोग क्या सोचते हैं, जैसे भारत में अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना व्यापार कर रही होती है, तो अब ये लोग क्या सोचते हैं, क्यों ना हम, जो संसद होती है वो सोचती है, क्यों ना हम खुद की ही अपनी कंपनियां स्थापित करें, अपना ज़्यादा मुनाफा हम कमाएं, क्योंकि इनको जो कंपनी से जो था मुनाफा जो मिल रहा था, वो कम मिल रहा था। तो अब देखिए क्या होता है, ये 3 कंपनियों की स्थापना करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जनरल सोसाइटी कंपनी, दूसरी कंपनी का नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट और तीसरी कंपनी का नाम है न्यू इंडिया। तो अब इन कंपनियों की स्थापना कब होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। साल 1688 ईस्वी में होती है न्यू कंपनी की स्थापना। कब? साल 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी की स्थापना होती है। और जनरल सोसाइटी कंपनी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी की स्थापना कब होती है? 1698 ईस्वी में। न्यू कंपनी की स्थापना हुई 1688 ईस्वी में और जनरल सोसाइटी कंपनी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी की स्थापना होती है 1698 ईस्वी में। अच्छा, इन कंपनियों को लिखने का मेरा कुछ उद्देश्य आपको बताना है, तो सुनिए। अब देखिए दोस्तों, जो ये कंपनियां स्थापित हो गई हैं, इस बात का पता ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाता है। और ईस्ट इंडिया अपने प्रतिद्वंदियों से किसी भी प्रकार के समझौते के लिए तैयार नहीं थी। मतलब कंपनी यह चाहती थी, भारत में जो व्यापार है वो सिर्फ हम ही करें, मतलब और कोई कंपनी यहाँ ना आए। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही एक दिन वो क्या करते हैं, जो न्यू कंपनी होती है उसका एक जहाज़ जा रहा होता है, एक व्यापार करने के लिए कहीं जहाज़ जा रहा होता है। उस जहाज़ का नाम होता है रेड ब्रिज। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड ब्रिज क्या था? एग्जाम में पूछा जाता है, रेड ब्रिज क्या था? रेड ब्रिज। दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। जहाँ तक है, साफ तो आपको दिखता ही होगा, सुंदर नहीं है वो बात अलग है, लेकिन राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आपको समझ में आ जाता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
न्यू कंपनी का एक जहाज़ होता है, व्यापारिक जहाज़, जिसको क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया जाता है, उस जहाज़ को रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम व्यापार नहीं कर सकते हो, यहाँ व्यापार पर अधिकार हमारा है। तो क्या होता है, तो वहाँ पर वो लोग तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो न्यू कंपनी जो बनी होती है 1688 ईस्वी में, उसको आने नहीं देते हैं। तो न्यू कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिस कारण से वो व्यापार कर नहीं पा रही होती है, तो इस और अपना व्यापार चला नहीं पा रही होती है, उसका जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस कारण से उसका विलय हो जाता है किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखिए, बाकी की जो दो कंपनियाँ थी, जनरल सोसाइटी कंपनी और इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग टू द ईस्ट, इनका भी हाल न्यू कंपनी की तरह ही होता है। यह भी अपना व्यापार नहीं कर पाते हैं कहाँ, भारत में, क्योंकि इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर रही होती है, जिस कारण से उनका व्यापार करना काफ़ी मुश्किल होता है। और यह दोनों कंपनियां भी क्या करती हैं, अपना विलय कर लेती हैं किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो ये तीनों कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इनका विलय होता है इन तीनों कंपनियों का, वो कब होता है, 1708 में। कब होगा, 1708 में। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिएगा, जो इन तीन कंपनियों का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था, 1708 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में बनते रहते हैं कि न्यू इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 1688 ईस्वी में। जनरल सोसाइटी कंपनी और इंग्लिश कंपनी ट्रेंडिंग टू द ईस्ट कंपनी का, इन दोनों कंपनियों का गठन होता है 1698 ईस्वी में। और इनका विलय ईस्ट इंडिया कंपनी कब होगा, 1708 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1690 ईस्वी की एक बात है। इस समय बंगाल में जो नवाब होता है वो होता है इब्राहिम खां। अब वो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निमंत्रण भेजता है, किस चीज़ का, कि भैया तुम आओ, यहाँ आओ, अपना व्यापार करो, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाओ। कौन करता है, नवाब इब्राहिम खां 1690 ईस्वी में अंग्रेज़ों से कहता है, आओ भैया व्यापार करो, मुनाफा हमें भी दो, तुम भी कमाओ और लूट लो सारा कुछ। अंग्रेज़ों का उद्देश्य तो लूटना ही होता है ना, भारत से सब कुछ लूट के तो ले ही गए होते हैं, धीरे धीरे करके लूट ही रहे होते हैं। तो अंग्रेज़ पहुंचने कहाँ, सूतानाती में। बंगाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है सूतानाती। अब क्या होता है, 1690 ईस्वी में ये लोग पहुंच गए हैं कहाँ, बंगाल में, किसके निमंत्रण पर, इब्राहिम खां के निमंत्रण पर। कहाँ पर पहुंचते हैं, सूतानाती में। और इसी सूतानाती में क्या होता है, जॉब चौरनॉक, एक अंग्रेज होता है जॉब चौरनॉक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पर एक दुर्ग बनाया जाता है। कहाँ पर, सूतानाती में, साल 1690 ईस्वी में। क्वेश्चन कई बार ऐसे बनता है, जॉब चौरनॉक ने सूतानाती में अपना दुर्ग कब स्थापित किया था, या एक कंपनी का दुर्ग कब स्थापित किया था, साल 1690 ईस्वी में। और जॉब जो चौरनॉक है उसको कलकत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। कलकत्ता की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, जॉब चौरनॉक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। अब दोस्तों क्या होता है, जिस समय इब्राहिम खां जो अंग्रेज़ों को यहाँ की जो उनसे कहता है भैया तुम अपना व्यापार करो, और क्या करता है इस दौरान, एक बात और, वो क्या करता है इस दौरान, यहाँ की कुछ आगे मैं भी आपको बताऊंगा, चलिए वो बात, अभी आप यहाँ तक इतना पढ़िए। अब क्या होता है, जिला वर्धमान में 1696 ईस्वी में एक शोभा सिंह नाम का व्यक्ति होता है, या फिर कहीं कोई जमींदार होता है, वह बगावत कर देता है। किस चीज़ के लिए, नवाब इब्राहिम जो मतलब कंपनी को जो इस तरह के व्यापार के फरमान जारी करता है कि आओ तुम यहाँ कोठियाँ स्थापित करो, ये करो, वो करो, व्यापार करो, इस चीज़ के लिए वो करता है बगावत को। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो मैं आपको सारे, मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन लेके चलूँगा, आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ऐसे याद रखेंगे आप, जब बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूतानाती में फैक्ट्री खोलने के लिए आमंत्रित किया, उस दौरान किसने वहां पर बगावत की थी, एक शोभा सिंह नाम का एक व्यापारी था, उसने 1696 ईस्वी में क्या की थी, बगावत कर दी थी। और सूतानाती में जो दुर्ग बनाया वो किसने बनाया था, जॉब चौरनॉक ने। और जॉब चौरनॉक कौन है, कलकत्ता के संस्थापक। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ से आप समझ गए होंगे सारा कुछ जितना मैंने बताया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 1690 ईस्वी की चलेगी घटना इब्राहिम वाली। अब देखिए क्या होता है, बंगाल का एक सूबेदार और होता है, उसका नाम होता है अजीम उस शान। अजीम उस शान कब की बात है, 1698 ईस्वी में। ये उससे भी बड़ा वाला होता है।
1690 ईस्वी में इब्राहिम खान ने तो थोड़ी सी मतलब उसको फैक्ट्री खोलने की ही आज्ञा दी होती है, लेकिन ये क्या करता है अजीम उस्सान 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को दीवानी प्रदान कर देता है। दीवानी का मतलब आप समझते हैं? दीवानी का मतलब होता है जैसे कालीकाता, जैसे पहले कोलकाता को कालीकाता कहा जाता था, गोविंदपुर और सुल्तानाती, मतलब ये जो तीन जगह होती हैं उनसे अजीम उस खान क्या कहता है अंग्रेज़ों से कि भाई जाओ तुम यहाँ की दीवानी खुद मतलब लो। मतलब दीवानी का मतलब होता है टैक्स लेना, सारी चीज़ें वसूल करना, मतलब यहाँ के तुम अब मालिक हो, तुम्हें जो करना है करो, सारा कुछ अपने हिसाब से करो। ठीक हो गया, सारा का सारा टैक्स वसूलने के लिए अजीम उस खान ने क्या किया, अंग्रेज़ों को दीवानी प्रदान कर दी 1698 ईस्वी में। अब दोस्तों ये देखेंगे अंग्रेज़ों के लिए तो भारत में ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, किसके कारण? मुग़ल शासकों के कारण। क्योंकि जो बाद में उत्तरवर्ती जो मुग़ल शासक हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, उनकी जो शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर रही थी, जिस कारण से उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देना उचित समझा। तो जिस कारण से भारत में अंग्रेज़ों की जो सत्ता होती है वो काफ़ी मजबूत होती हुई जाती है, और यह भी एक कारण है जो मुग़ल शासकों का उनका साथ देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था औरंगज़ेब ने उनका काफ़ी साथ दिया था, उनकी जो फैक्ट्रियाँ की स्थापित करने में, उनकी कोठियाँ स्थापित करने में, उनके व्यापार करने में औरंगज़ेब ने काफ़ी उनका साथ दिया था। तो बंगाल का सूबेदार अजीम उस खान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों को दीवानी प्रदान कर दी है, और क्या किया, कालीकता, गोविंदपुर और सुल्तानाती तीन जगह है पर क्या किया उसने, उनको उसकी दीवानी प्रदान कर दी। और दोस्तों बाद में इन्हीं तीनों जगहों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कलकत्ता की स्थापना किन जगहों को मिलाकर की गई? आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा इनमें से किन किन जगहों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई। तो कलकत्ता की स्थापना कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती तीन जगहों को मिलाकर की गई थी। अब देखिए दोस्तों, जो ये सूतानाती है ना, ये सूतानाती, इसी को फोर्ट विलियम कहा गया है। आपने पढ़ा होगा ना फोर्ट विलियम, सूतानाती, इसी को क्या कहा गया है? फोर्ट विलियम। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फोर्ट विलियम मतलब का पहला वाला नाम क्या था, फिर कहेंगे सूतानाती को अब क्या कहा जाता है, आप कहेंगे फोर्ट विलियम। तो मैंने बताया था आपको कलकत्ता का संस्थापक कौन था, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक, ध्यान रखेंगे। और कलकत्ता किन तीन जगहों से मिलकर बना था, कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। सूतानाती का ये वर्तमान नाम क्या है, फोर्ट विलियम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम प्रेसिडेंट होता है उसका नाम होता है चार्ल्स आयर। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, आपका उत्तर हो जाएगा कौन, चार्ल्स आयर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर एक नोट, देखिए नोट क्या है। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला टॉपिक, ये वहाँ पर जो मैंने चीज़ें लिखी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे घोषित किया गया था, आपका उत्तर आ जाएगा फोर्ट विलियम। और कब घोषित किया गया था, 1700 ईस्वी में। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। भारत जो ब्रिटिश भारत की राजधानी को जो मतलब ये क्या कहते हैं, 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक यह क्या रहा था, ब्रिटिश भारत की राजधानी, कौन, फोर्ट विलियम। चलिए ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ तक जहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन सा था, फोर्ट विलियम। और जो फोर्ट विलियम था वो 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ मिशन आए थे, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने क्या किया, एक कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट कायम की। जैसे मैंने आपको अभी बताया था 1688 ईस्वी में ये क्या करते हैं, भारत में आते हैं, और भारत में आके जाते हैं औरंगजेब के दरबार में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कंपनी असफल हो जाती हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले आपको कुछ बताया था, थोड़ा अब बता दे रहा हूँ। तो इसका नाम होता है नारिस मिशन, याद रखिएगा। नारिस मिशन कब आया था, 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी की स्थापना की, जो इसका नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। कब, कहाँ, ये किसके दरबार में गए थे, औरंगजेब के दरबार में। किस लिए गए थे, व्यापार की अनुमति मांगने के लिए, लेकिन क्या रहे, असफल। ठीक हो गया,
यहाँ से आपके काफ़ी मैंने टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं, जहाँ तक है सारा का सारा ये कवर हो चुका है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो एक और मिशन आता है जॉन सरमन मिशन, कब आया था? साल 1715 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व कौन करता है? जॉन सरमन। ठीक हो गया। जॉन सरमन मिशन कब आया था? 1715 ईस्वी में। जॉन सरमन मिशन का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमन ने। अब देखिए क्या होता है जब ये मिशन आता है, इस दौरान मुगल बादशाह जो होता है वो होता है फर्रुख हसियार। कौन? फर्रुख हसियार। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जॉन सरमन के साथ एक चिकित्सक भी आया होता है जिसका नाम होता है विलियम हैमिल्टन। और इसी दौरान फर्रुख हसियार एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिस कारण से वो काफ़ी परेशान और काफ़ी दर्द में रहता है, जिसका इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जो एक चिकित्सक विलियम हैमिल्टन जॉन सरमन के साथ आया हुआ होता है, वह फर्रुख हसियार की बीमारी को कर देता है ख़त्म, मतलब कि उसका इलाज कर देता है। और इस चीज़ से फर्रुख हसियार काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और जो ये जॉन सरमन मिशन आया होता है, इसमें काफ़ी सारे लोग जो है मुग़ल दरबार में आए होते हैं। तो ठीक हो गया, फर्रुख हसियार की बीमारी जो है विलियम हैमिल्टन ने ख़त्म कर दी। अब विलियम है जो फर्रुख हसियार है वो काफ़ी प्रसन्न हो गया। और विलियम हैमिल्टन भारत में किसके साथ आया था? जॉन सरमन के साथ। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि विलियम हैमिल्टन कौन था, ऐसे या तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आपका उत्तर हो जाएगा कौन था? चिकित्सक था। और विलियम हैमिल्टन किसके साथ भारत आया था? उत्तर हो जाएगा जॉन सरमन के साथ भारत आया था। और जो विलियम हैमिल्टन भारत आया था तो वो किस मुगल दरबार में गया था? फर्रुख हसियार के मुगल दरबार में। और उसने किसका इलाज किया था? फर्रुख हसियार। दोस्तों मैं आपको हमेशा ही जो भी पढ़ाता हूँ उसको एक बार क्वेश्चन की तरह ज़रूर रिपीट कर देता हूँ, तो आप अपनी कॉपी में इनको लिखते रहा कीजिए। ठीक है। फर्रुख हसियार काफ़ी प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हुआ कि फूले ना समाया, क्यों भाई? उसको तो दर्द से निजात मिल गई थी जो उसकी बीमारी थी। अब क्या होता है, यह क्या करता है, 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान घोषित कर देता है। क्या करता है? 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान घोषित करता है। ठीक हो गया। इसने क्या किया दोस्तों, ये इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, खुशी के मारे बिल्कुल पागल हो गया। इसने क्या किया, 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी करके क्या किया, अंग्रेजों को सारे उत्तर भारत में कहा तुम कहीं भी व्यापार कर लो, मुक्त व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं। अंग्रेजों की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, इतना बड़ा क्षेत्र में लेके व्यापार करने के लिए, वो भी बिल्कुल स्वतंत्र हो गए व्यापार करने का। ऐसे तो उनको कभी ऐसा जो फरमान था वो तो कभी पहले मिला ही नहीं था। इतना बड़ा फरमान उनको पहली बार मिलता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, 1717 ईस्वी का शाही फरमान किसने जारी किया? उत्तर आ जाएगा आपका किसने? फर्रुख हसियार ने। किसने? फर्रुख हसियार ने। तो यहाँ से मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बताए हैं आप उन सबको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो ये फरमान जारी होता है, इस फरमान को कहा गया है कंपनी का मैग्ना कार्टा। आप समझ सकते हैं, कंपनी का मैग्ना कार्टा अगर इसको कहा गया है तो ये कितना बड़ा फरमान रहा होगा। या फिर हिंदी में इसको कहा जाता है महान अधिकार पत्र। किसको कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा? 1717 ईस्वी के शाही फरमान को। और इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था ओर्म, उन्होंने इसको कहा था कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन गए हैं। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन मिशन आता है, नेतृत्व कौन करता है? जॉन सरमन। इनके साथ एक चिकित्सक आया रहता है, उसको कौन होता है? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन कौन था? चिकित्सक। किसके दरबार में आते हैं ये लोग? फर्रुख हसियार के दरबार में। विलियम हैमिल्टन किसका इलाज करता है? फर्रुख हसियार का। 1717 ईस्वी में शाही फरमान कौन जारी करेगा? फर्रुख हसियार। कंपनी का मैग्ना कार्टा या फिर महान अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? 1717 ईस्वी के शाही फरमान को। और 1717 ईस्वी के शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? आपका उत्तर हो जाएगा और। तो दोस्तों मैंने हर तरीके से आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन की तरफ भी बता दिया है, एक लेक्चर की तरफ भी आपको बता दिया है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, अब हमारा चैप्टर जो है समाप्ति की ओर है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आपका छूटे, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिख रखे हैं। चलिए जल्दी से मैं इनको आपको समझाता हूँ, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक संधि होती है साल 1630 ईस्वी में। साल 1630 ईस्वी में एक संधि होती है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संधि हुई थी साल 1630 ईस्वी में, किसके बीच? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। संधि का नाम क्या था? मैड्रिड की संधि। अक्सर ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैड्रिड की संधि कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1630 ईस्वी में। तो दोस्तों 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन हो चुका होता है, और 1600 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक कंपनी की जो मुनाफे की दर रहती है वो रहती है 20%। काफ़ी बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक कंपनी के मुनाफे की दर क्या रही थी। कंपनी मतलब कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी,
लेकिन हालांकि उसका नाम तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। लेकिन 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक उस कंपनी की मुनाफे दर रही थी, मुनाफे की जो दर रही थी वो रही थी 20%। अच्छा, मैंने एक लिख रखा है दस्तंदाज क्या थे, दस्तंदाज क्या थे। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो था कंपनी अपना व्यापार करती थी, या फिर कहें भारत के व्यापार पे इसमें किसका नियंत्रण था, वो था कंपनी का। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब लेकिन इस दौरान क्या होता था, कुछ स्वतंत्र अंग्रेज भी थे जो कंपनी के द्वारा व्यापार न करके खुद का एक व्यापार किया करते थे, मतलब स्वतंत्र व्यापार किया करते थे। तो ऐसे ही जो स्वतंत्र अंग्रेज सौदागर या फिर स्वतंत्र अंग्रेज जो व्यापारी थे, उनको कहा जाता था दस्तंदाज। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, दस्तंदाज क्या था, ऐसा ही आया क्वेश्चन, दस्तंदाज क्या था। आप क्या लिखेंगे? एक जो स्वतंत्र अंग्रेज सौदागर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रेड ब्रिज, अब मैंने पहले बताया था भी आपको, न्यू कंपनी का क्या था, एक जहाज़ था, इसको आप नोट कर लेंगे। रेड ब्रिज क्या था? न्यू कंपनी का एक जहाज़। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि रेड ब्रिज क्या था, आपके सामने ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा कि मतलब समंदर था, जहाज़ था, या फिर कोई कोठी का नाम था, या फिर किसी जगह का नाम था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक जहाज़। और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि रेड ब्रिज किस कंपनी का मुख्य जहाज़ था, आपका उत्तर हो जाएगा न्यू कंपनी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, स्थलीय मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? जॉन मिल्टन हैक। समुद्री रास्ते से पहली बार भारत कौन आता है? 1608 ईस्वी में आया था। याद कीजिए, मैंने भी फर्स्ट वाले जो इसका पार्ट तो उसमें पढ़ाया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आता है, 1608 ईस्वी में। ठीक हो गया दोस्तों। तो वो आता है किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से। पहला यात्री होता है समुद्र के रास्ते से आने वाला भारत में। और स्थलीय मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्टन हैक। इसी ने पुर्तगालियों को क्या करा था? एक युद्ध में हराया था। ठीक हो गया। देखिए उसमें लिख रखा है, एक आर्मेडा नामक जहाज़ था, आर्मेडा नामक जहाज़ स्पेनिश जहाज़ था एक। इस स्पेनिश जहाज़ में पुर्तगाली और स्पेनिश सवार थे, और इसी को किसने हराया था? जॉन मिल्टन हॉग ने। ठीक हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मेडा, ये याद रखेंगे आप, आर्मेडा क्या था? एक जहाज़ था। ऐसे भी आ सकता है, किसका जहाज़ था? स्पेनिश जहाज़ था। ठीक हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कुछ मैंने बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? उत्तर आ जाएगा टॉमस स्मिथ। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं बीच में, या फिर कहें कि नोट्स बनाते बनाते क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन मैंने इनको लास्ट में कवर करा दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता अब कोई क्वेश्चन छूटे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर होता है टॉमस स्मिथ। कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? उत्तर आ जाएगा टॉमस स्मिथ। ठीक हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था कि ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे मिलता है? उत्तर आ जाएगा लीवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार किसे मिला? लीवेंट कंपनी को। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बनता है दोस्तों, और अब तो छोटे लेवल के एग्जाम भी कोई कम नहीं होते हैं, उनमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आईएएस और पीसीएस को फेल कर देते हैं। तो ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे मिला? लीवेंट कंपनियों को। तो दोस्तों आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। मैड्रिड की संधि 1630 में हुई थी, और ये 20% आप याद रखेंगे। और दस्तंदाज क्या थे, ये मैंने सब आपको बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा जो है भारत में अंग्रेजों का आगमन का जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह कौन सा गवर्नर था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह गवर्नर कौन था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? वह कौन था? सर जॉन चाइल्ड। याद रखेंगे दोस्तों, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर करवा दिए हैं। आपका भारत में अंग्रेज़ों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी फैक्ट थे, मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए हैं जो भी एग्जाम में आते हैं। और जो एग्जाम में नहीं आते हैं कुछ क्वेश्चन तो मैंने वो भी करा दिए हैं, क्या पता कभी कभार एग्जाम में आ ही जाएँ। तो दोस्तों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं सब कंप्लीट हो गए हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा, भारत में डेन आते हैं, फ्रांसिस आते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा उसी से संबंधित होगा। जो नई वीडियो है जल्दी उपलब्ध हो जाएगी आपके पास। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ।
चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताया भी कीजिए आपको जो ये वीडियो है वो कैसा लगता है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।